हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। और हाँ, उस टॉपिक का नाम है कि फ्रांस की क्रांति में किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ 1789 से 1800 तक। आपने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। सामाजिक कारण पढ़े, आर्थिक कारण पढ़े, राजनीतिक कारण पढ़े, और अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति का एक के बाद एक घटनाक्रम घटित हुआ। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, या कहीं कहीं भाईचारा भी मिलता है, यानी हम सब स्वतंत्र हैं, समान हैं और भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये उनका नारा था। फ्रांस में 1789 से 1800 तक घटित क्रांतिकारी घटनाएं। तो फ्रांस की क्रांति मानव इतिहास की, चूँकि ये एक अलग तरीके से मैंने स्लाइड बनाई है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ रिटन टेक्स्ट दिया हुआ है आपको, तो आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो क्रांति थी ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर स्थापित थी, और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। और जब ये क्रांति समाप्त होती है तो एक चूँकि ये क्रांति विरोध में थी किसके, राजशाही के, और अंत में राजशाही का पतन होता है। राजशाही के बाद फिर गणतंत्र की स्थापना होती है, आतंक का राज आता है, डायरेक्टरी का शासन होता है, और ऐसे ही क्रमबद्ध चलते चलते फिर नेपोलियन बोनापार्ट का भी फ्रांस में उदय होता है। तो हम जो टाइम पीरियड लिया है ये आपका 1789 से 1800 तक फ्रांस में किस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ, इस बारे को लेकर के है। तो राजशाही का वर्चस्व, देखिए इस स्लाइड पे हम लोग ये जानेंगे कि 18वीं सदी का फ्रांस कैसा था। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य क्या था, क्या घट रहा था समाज में और राजनीति में फ्रांस के। तो लुई 16 का निरंकुश शासन था, आपको पता ही है, और पूरी तरीके से दरबारी खर्चों का बोझ था। क्रांति के पहले फ्रांस में कई प्रकार के विरोधाभास थे। एक और शाही दरबार पूरा अपनी शान शौकत से रह रहा था, वहीं दूसरी तरफ आम जनता भुखमरी की चपेट में थी, और राजा और रानी बहुत आराम से अपना जीवन, और पादरी वर्ग अपना आराम से जीवन जी रहा था। सामाजिक असमानता 3 वर्गों में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग था जो कि 1% था। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था जो कि 2% था, और बाकी में आम जनता थी जिसमें बुर्जुआ वर्ग भी आता था, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कृषक, मजदूर, ये सब लोग थे। तो ये आपने सामाजिक असमानता देखी। ये राजशाही का वर्चस्व था यहाँ सामाजिक असमानता देखी आपने। और आर्थिक संकट, तो कई युद्ध फ्रांस ने लड़े थे, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है, आपके देश में खाने पीने का संकट था, फिर भी इसके बाद आप युद्धों पे बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, और दरबार में विलासतापूर्ण जीवन चल रहा था, और इस कारण से समाज में आर्थिक संकट आया हुआ था। लोगों के पास खाने के लिए भी अच्छी तरह से पैसा नहीं था, धन नहीं था, ब्रेड की कीमतें आसमान छू रही थी। सामाजिक असमानताएं हम पढ़ चुके हैं कि सामाजिक कारण क्या क्या थे, तो इसको एक रफली देख लीजिए। पहला स्टेट पादरी वर्ग था, 1% था, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था, और शिक्षा और धार्मिक संस्थानों पर ये पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। द्वितीय वर्ग जो था वो कुलीन वर्ग था, यानी राजा और राजा के संबंधी और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, और इन्हें हर प्रकार की कर छूट थी, और ये भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। तृतीय वर्ग आम जनता थी, ये 97% थी, ये इस पर हर प्रकार का बोझ था टैक्स का। तो ये सामाजिक स्थिति थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्थिक स्थिति भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से भारी कर बोझ था, बहुत आर्थिक संकट था फ्रांस में। तृतीय वर्ग पर ही पूरा बोझ था, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पूरी तरीके से उनको ही देने पड़ते थे, और सरकारी लोग तो लगातार जो राजा वर्ग था, शासक वर्ग था, वो युद्धों में व्यस्त था फ्रांस, और देश का दिवाला निकला जा रहा था, इससे कोई मतलब नहीं था। राजकोषीय दिवालापन, 7 साल का युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि फ्रांस ने लड़ा, 7 साल का युद्ध जो है ब्रिटेन से लड़ा, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उसने ब्रिटेन से अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने की बात पर युद्ध किया।
तो ये दोनों युद्धों में देश का बहुत पैसा खर्च हुआ, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चले थे। तो इससे फ्रांस में बहुत ही दिवालियापन की स्थिति आ गई, यानी फ्रांस बहुत आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो गया। मूल्य वृद्धि और अकाल, उस समय अतिवृष्टि और अधिक ठंड पड़ने के कारण जो फसलें थी वो ख़राब हो रही थी। फसलों को प्रिजर्वेटिव्स या कोई कीटनाशक डालने की उस समय इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो जो है फसलों की कीमतें, फसल ख़राब हो रही थी, जिसके कारण रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, क्योंकि समाज में जो है रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, तो लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ अटैक कर रहे थे, या जो बेकरीज थी वहाँ अटैक कर रहे थे। कुछ ना कुछ खाने को तो हर इंसान को चाहिए, तो इस कारण से वह अटैक कर रहे थे। विचारात्मक कारण भी थे। अभी आप ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रबोधन का प्रभाव, यानी कि कई विचारक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने फ्रांस के लोगों को झकझोरा, मानसिक स्थिति उनको जगाया कि देखिए जो राजा और रानी है या जो शासक वर्ग है आप पर पूरी तरह अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, और आपको उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। उसमें वोल्टेयर प्रमुख थे। इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और निरंकुशता की आलोचना की। धार्मिक असहिष्णुता क्या होती है, तो पहले धार्मिक सहिष्णुता पढ़ लेते हैं। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है जैसे ही हमारा धर्म है सम्माननीय है, वैसे ही दूसरे का धर्म भी सम्मानीय है, यानी कि दूसरे का धर्म का भी हम सम्मान करें, दूसरे धर्म के लोगों को भी हम इज्जत दें, उनको भी उतना ही प्रिय माने जितने कि हम ईसाई धर्म के लोग हैं। लेकिन उस समय धार्मिक असहिष्णुता का युग था, यानी सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म की बात होती थी। अन्य किसी और धर्म के मानने वाले को ना तो कोई विशेषाधिकार दिया जाता था और ना ही समाज में बहुत उससे अच्छी तरह से देखा जाता था, क्योंकि उस समय 14वीं और 15वीं शताब्दी में हम आपको बता चुके हैं धार्मिक असहिष्णुता का युग था, और सिर्फ ईसाई धर्म को ही प्रमुखता से लिया जाता था। उसमें भी रोमन कैथोलिक चर्च को, किसी और पंथ को जो है आगे आने की इजाज़त नहीं थी। तो वोल्टेयर ने इसका विरोध किया कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और निरंकुश सत्ता का मतलब है राजा, ऐसी सत्ता जिस पर अंकुश लगना चाहिए, राजा भी जवाबदेह होना चाहिए, राजा पर भी टैक्स लगना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के विचार वोल्टेयर नामक विचारक ने दिए थे। ये प्रबोधन मानी अपने विचार देना, या जो है दिमाग से लोगों को जगाना, बुद्धि से जगाना कि आप सोए मत रहिए, और ये सब आपके साथ घटित हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है समाज में, जादू टोना चल रहा है, इन सब से जागिए, उठिए और आप देखिए कि आपके पास दिमाग है, आप उस दिमाग से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार के मॉन्टेस्क्यू नाम के एक विचारक थे। उन्होंने शासन में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अपनाया, यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए कि राजा ही के पास पूरी शक्ति है। इन्होंने एक अपनी रचना लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें शासन 3 शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा कि मतलब जो शक्तियां हैं वो 3 के पास रहना चाहिए, एक के पास नहीं रहे कि राजा के पास रहे, विधायिका के पास रहे, कार्यपालिका के पास रहे और न्यायपालिका के पास रहे। आप देख सकते हैं कि ये जो विचार है ना कि 3 विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारे देश में भी अब आजकल आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं में चल रहा है, हमारे भारत जैसे देश में भी ये चल रहा है। तो आप पूछेंगे कि विधायिका क्या होती है। विधायिका वो होती है जिसमें जो कानून बनाती है और इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आपके सांसद हो गए, विधायक हो गए, और इसमें संसद आ जाएगी, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा आ जाएंगे, और आपकी जो स्टेट की आपकी विधान सभा है, विधान परिषद है, ये इसमें पूरा आ जाते हैं विधायिका में। तो आप समझ गए, जो कानून बनाती है वो विधायिका होती है। आप देख रहे हैं कि बजट पास करना या लोगों के लिए कानून बनाना, अभी हमारी गवर्नमेंट का मानसून सत्र हुआ था तो उसने तरह तरह के नियम बनाए, कानून बनाए, तो वो कहाँ बनते हैं, ये विधायिका कहलाते हैं। ये संसद में बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा में। तो ये विधायिका में का अर्थ है जहाँ कानून बने, उसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका, अब ये जो कानून बने इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसको तो कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका।
तो इसमें संसद आ गई, संसद के दोनों सदन आ गए और आपकी हर स्टेट की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं वो आ गए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आ गए और इसमें कानून बनते हैं। आप ये याद रखिएगा, विधायिका में कानून बनाए जाते हैं। कोई भी देश के लिए लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है कि अब से लोग टिकटॉक नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे या कोई गेमिंग ऐप है वो नहीं चला पाएंगे। तो ये कहाँ पास होता है? ये संसद में पास होता है, अर्थात ये विधायिका में पास होता है। फिर इसके बाद कार्यपालिका होती है, इसको एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। ये जो यहाँ नियम बनते हैं इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ये कार्यपालिका में एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कानून को लागू करने वाले होते हैं। कानून को मतलब लागू कैसे किया जाता है, लागू करने वाली संस्था होती है कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये सब कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनके जो काम करते हैं। तो वो लोग नियम को कैसे, भाई इसने तो अपना नियम बना दिया, अब नियम को धरातल पर कौन उतारेगा? तो ये लोग धरातल पर इस नियम को लेकर जाएंगे। कोई भी होगा, मतलब जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और भी नीचे से जो आईपीएस लॉबी होती है, सचिव वगैरह हैं, तो ये ज़मीन के धरातल तक पहुंच जाए जो इन्होंने विधायिका ने बनाया है। तो इसको लागू करने का ये काम, इसका काम होता है नियम बनाना और इसका काम होता है उस नियमों को लागू कराना। तो ये कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका क्या होती है? पूरे देश में एक समान न्याय हो, लोगों को न्याय मिले, ये न्यायपालिका का काम होता है। और भारत के इसमें सर्वोच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है और हर स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय भी होता है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और जो कि भारत में एक ही है। और हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको इसके बारे में समझा रहे हैं। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? आपसी विवादों को निपटाना। तो ये मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की उन्होंने डिमांड की। जैसा कि हम अपने देश में देख सकते हैं कि ये तीनों ही हमारे देश में लागू हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। रूसो एक प्रमुख विचारक थे जिन्होंने सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है क्या कहें, एक मुझे शब्द नहीं आ रहा है, सामाजिक अनुबंध द्वारा जनता की सर्वोच्चता पर विचार किया गया। रूसो ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने जनता की इच्छा को ही सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा कि जनता जो सोच रही है और राजा को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तो जनता की इच्छा ही सर्वोच्च है। और उनका विचार था, उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इस प्रकार का उन्होंने नारा दिया था। तो आप देख रहे हैं अब घटनाक्रम शुरू होता है। तो आपने देख लिया कि क्या क्या हुआ, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और विचारक प्रमुख कौन कौन से आए जिन्होंने प्रमुख विचार दिया और लोगों को जगाया। लोग अभी सो रहे थे, सोने का मतलब है कि अपने काम में व्यस्त थे, उनको इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो इतना सोचें और पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च उन पर हावी था। तो इन तीन विचारकों ने आकर के, और भी कई विचारक आए थे लेकिन मुख्यतः इन तीन विचारकों ने आकर के समाज को जगाया, लोगों को जगाया। और 1789 में स्टेट जनरल की बैठक। अब लोग विद्रोह करने लगे राजा के खिलाफ, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास ब्रेड नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास दाल नहीं है और आप युद्धों में व्यस्त हो। तो जगह जगह लोगों की मीटिंग्स होना शुरू हुई, लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, बैनर से, पोस्टर से, जो भी उस समय का विरोध प्रदर्शन का तरीका रहा होगा, जनता ने विरोध करना शुरू किया। तो राजा ने क्या किया? राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और 175 वर्षों के बाद ये स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक बुलाई गई 1789 में। इनमें तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो राजा ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोगों को बुलाया। तो वहाँ पर जो है वोटिंग को लेकर के विवाद हो गया। वोटिंग का मतलब है कि जो प्रथम स्टेट था और द्वितीय स्टेट था, यानी राजा वर्ग और पादरी वर्ग, वो कहता था कि हर वर्ग को एक एक वोट देने का अधिकार हो, कि एक वर्ग दे प्रथम स्टेट, एक वोट दे प्रथम स्टेट, एक वोट दे द्वितीय स्टेट और एक वोट दे तृतीय स्टेट। तो जो कोई भी नियम आता था, कोई कानून आता था, ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले साथ हो जाते थे तो उनके पक्ष में 2 वोट हो जाते थे और तृतीय स्टेट वाले अलग हो जाते थे। तो तृतीय स्टेट वालों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर एक व्यक्ति है तो उसका एक वोट माना जाएगा।
प्रत्येक वर्ग को, ये लोग कहते थे कि प्रत्येक वर्ग को एक मत मिलना चाहिए, जबकि तृतीय वर्ग कहता था कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो 300 व्यक्ति थे फर्स्ट स्टेट में, तो 300 वोट हो गए फर्स्ट स्टेट के। सेकंड स्टेट के थे 300 वोट, तो 300 वोट हो गए सेकंड स्टेट के। और 600 वोट होते थे, 600 लोग थे थर्ड स्टेट में, तो 600 वोट हो रहे थे तृतीय स्टेट के। तो अब कोई भी वोटिंग आती है, अगर फर्स्ट और सेकंड मिल जाते तो 600 होते, और थर्ड अगर अलग थे तो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिल करके वो बिल पास नहीं करा पाते। तो इसको लेकर के विवाद चलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और ये थर्ड स्टेट कहता था नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट के तौर पर गिना जाए, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट कहता था नहीं, प्रत्येक वर्ग को एक वोट के समान गिना जाएगा। तो इससे जो है सब नाराज़ हो गए और राजा ने उनको स्टेट जनरल की बैठक से बाहर निकाल दिया। तो ये तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि अलग होकर इन्होंने एक राष्ट्रीय विधानसभा की घोषणा की, और यहीं से फ्रांस की क्रांति की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। यानी कि राजा ना स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाता और ना ही ये राष्ट्रीय विधानसभा की घोषणा। तृतीय सदस्य जो तृतीय स्टेट था वो राष्ट्रीय विधानसभा की नींव रखते। अब राष्ट्रीय विधानसभा का गठन, चूँकि वो लोग निकल आए वहाँ से, तो इसके बाद उन्होंने अलगाव, तृतीय वर्ग ने अन्य वर्गों से अलग होकर अपनी सभा बनाई। तो 1789 की स्टेट जनरल की बैठक में विवाद हुआ, और विवाद से ये लोग बाहर निकल आए। राजा ने कहा कि आप निकल जाइए, और ये लोग बाहर निकल आए और राष्ट्रीय विधानसभा की घोषणा की कि ये पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे फ्रांस के लिए है ये राष्ट्रीय विधानसभा, और प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए ये नियम बनाएगी। तो राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सभा ने स्वयं को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया। यानी राष्ट्रीय सभा की जो घोषणा तृतीय स्टेट ने घोषणा अपने आप की कि फ्रांस में राष्ट्रीय विधानसभा बना लिया है तृतीय स्टेट ने, तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि अब ये अपने आप को इन्होंने घोषित कर दिया। और राजा की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध पहला ये ठोस कदम था, यानी राजा को अब चुनौती मिल रही थी। तो ये एक निर्णायक मोड़ था, और इसी से आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की नींव रखी गई। अब ये आप देख ही रहे हैं कि राजा को अब चुनौती मिल रही है, राजा की सत्ता को। टेनिस कोर्ट 1789, अब ये घटनाक्रम भी 1789 में हुआ था, और ये टेनिस कोर्ट की इसके बाद शपथ होती है। तो पहले आपने देखा पहला क्या हुआ कि स्टेट जनरल की राजा ने बैठक बुलाई, बैठक में लोग सहमत नहीं हुए, तो इन्होंने राष्ट्रीय विधानसभा का गठन कर लिया तृतीय स्टेट ने, और फिर टेनिस कोर्ट की शपथ ली। तो सभा से आपको मालूम ही है कि सभा से राजा ने निष्कासित कर दिया था, स्टेट जनरल की असेंबली से निष्कासित कर दिया था। तो फिर इसके बाद ये सब बाहर निकले, और 20 जून 1789 को एक टेनिस कोर्ट, एक इंडोर, एक यानी बंद एक कमरा था बड़ा सा, वहाँ पर टेनिस, ये देख सकते हैं आप, टेनिस इस टाइप से टेनिस खेला जाता है। तो वहाँ पर इन लोगों ने इकट्ठे हुए, और वहाँ पर इन्होंने शपथ ली कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, यानी देश के लिए एक संविधान कब होगा, जब लोकतंत्र होगा, यानी कि एक पुस्तक जिसमें सभी के लिए नियम होंगे, नहीं बन जाता, वे अलग नहीं होंगे, यानी ये सब मिलकर साथ रहेंगे। ये जो तृतीय स्टेट है जिसने कि अपने आप को राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया, ये सब तब तक मिलकर साथ रहेंगे जब तक देश के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी उन रूल्स को मानना पड़ेगा, तो जब तक नहीं बन जाता तब तक हम अलग नहीं होंगे। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन हुआ। इसके बाद का घटनाक्रम ये है कि टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद अब इन लोगों को जो है, इन लोगों ने बास्टिल का किले पर अब हर जगह अटैक्स होना शुरू किए। तो सबसे पहला अटैक बास्टिल के किले पर किया गया। बास्टिल एक किला था और राजा की निरंकुश सत्ता और दमन का प्रतीक था। राजा जिसको चाहे वो उठा करके बगैर कोई मुकदमा चलाए इसमें लोगों को बंद कर सकता था बास्टिल के किले में। तो जनता ने वहाँ पर अटैक कर दिया और वहाँ पर 7 कैदी ही थे उस समय, और जनता ने बहुत ज़्यादा जो हथियार थे वो लूट लिए। और ये इसलिए लूटा गया क्योंकि उन हथियारों की ज़रूरत थी और एक तरीके से राजशाही को चुनौती भी थी कि देखिए अब हम आपके किले पर अटैक करने लगे हैं। तो ये कब घटनाक्रम घटित हुआ? 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन हुआ। जनता ने विद्रोह किया, हथियार बारूद लूट लिए। ये एक प्रतीकात्मक महत्व है इसका, क्योंकि ये एक राजा को भी दिखाना है कि देखो अब तुम कमज़ोर पड़ते जा रहे हो और अब हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं क्योंकि हम एक हैं
और अब हम राजशाही नहीं चलने देंगे, हम अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। आज भी फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में यह बेस्टिल डे मनाया जाता है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में। अब इन लोगों ने जो प्रति स्टेट थे जिन्होंने राष्ट्रीय विधानसभा की घोषणा की थी, इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का एक घोषणा पत्र बनाया जिसमें ये निकाला कि हम सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। तो जितने भी लोग हैं फ्रांस के रहने वाले, वो सब कानून की नज़र में सबको एक समान न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राजा है तो वो छूट जाएगा, या राजा के संबंधी है तो वो छूट जाएंगे, या पादरी वर्ग के लोग हैं वो छूट जाएंगे। नहीं, सबके लिए एक ही कानून होगा। अधिकारों की गारंटी दी गई कि सबके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध किया जाएगा, यानी कोई भी किसी का सामान लूट नहीं पाएगा, और जनता की जो है पूरी तरीके से जनता की सुरक्षा की जाएगी। और जनता की संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें सत्ता के स्रोत को जनता घोषित किया गया, यानी सत्ता का स्रोत जनता है, ना कि राजा। कि सत्ता किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास होनी चाहिए, राजा के पास नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सामंती विशेषाधिकारों का अंत, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो सामंती व्यवस्था थी, यानी जमींदार व्यवस्था थी, जमींदार राजाओं से ज़मीन प्राप्त कर लेते थे और उस पर लोगों से किसानी कराते थे और राजा को बदले में सेना भी देते थे। तो इस व्यवस्था से सामंती विशेषाधिकारों का भी अंत हुआ। तो विशेषाधिकारों का उन्मूलन हुआ, पादरी और कुलीनों के कर और जमींदारों की अधिकार समाप्त हुए। तो 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय विधानसभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये विधानसभा की स्थापना आपको मालूम है, जब स्टेट जनरल की से इनको निकाल दिया गया था तो इन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय विधानसभा बनाई थी। किसने? तृतीय स्टेट ने। उसने ये निर्णय लिया कि सामंतों को विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया है, सामंतों को अब कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। अब पादरी और कुलीन करों से मुक्त नहीं रहे और किसानों को जमींदारी शोषण से मुक्ति मिल गई, यानी कि अब इनको भी बराबर टैक्स देना पड़ेगा, इनको कोई अधिकार नहीं है और ज़बरदस्ती ये किसी को जा कर के अपनी ज़मीन पे जुतवा नहीं सकते और उससे पैदावार नहीं करा सकते। किसानों की स्वतंत्रता, इससे किसान सामंती बंधन से मुक्ति मिली। और ये निर्णय केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी, सामाजिक परिवर्तन भी समाज में आया और इसमें नागरिकों को समान अवसर, समान दिशा प्राप्त हुई। ये सामंती विशेषाधिकार का इसमें अंत हुआ। 1791 का संविधान और संवैधानिक राजतंत्र, राजा की सीमित शक्ति और जनता की भागीदारी। तो आप ये देख रहे हैं संविधान का निर्माण 1791 में पहला लिखित संविधान तैयार किया गया। तो पहला संविधान लागू हुआ जिसने देश की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। इस संविधान ने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर संवैधानिक राजतंत्र को, यानी संविधान ही सबसे ऊपर होगा, हमारा राजा ऊपर नहीं होगा, राजतंत्र की स्थापना हुई। और अब राजा लुई 16 के पास शक्ति नहीं रह गई थी, उसके अधिकार जो है इस संविधान के द्वारा सीमित कर दिए गए, कम कर दिए गए, फिक्स हो गए अधिकार। अब वो पूरा उसके पास सारे अधिकार नहीं थे और असली शक्ति जो थी वो विधायी सभा के पास आ गई और जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व था, यानी जनता जिसमें भाग लेती थी उसके हाथ में आ गई। तो जनता की भागीदारी अब ज़्यादा बढ़ गई, तो विधानसभा के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलना शुरू हो गए। तो ये आज की स्लाइड हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके बाद ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 हम लोग आगे पढ़ेंगे।